चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और लगातार हम इस चैप्टर को बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपनी बुक के अकॉर्डिंग हम चला रहे हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर फिजिक्स से थोड़ा सा हटा हुआ माना जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है कि फिजिक्स में जो चीज़ें हैं, इसलिए इस चैप्टर को बच्चे छोड़ देते हैं। मैं बताता हूँ, क्योंकि चुंबकत्व या चुंबकों के गुणों पर आधारित ये चैप्टर है, और चुंबकत्व या चुंबक के गुणों पर की जानकारी लेने के लिए हमें 3D में जाना पड़ता है। 3D मतलब 3 दिशाओं में, 3 विमाओं में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उसकी थोड़ी सी जानकारी भी अगर हमारे पास है तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही रुचिकर बन जाता है। चलिए अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है, ठीक। NCERT के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं 5, 2, 3, ठीक। और यह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। द्विध्रुव, ठीक। हालांकि ये बात हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में भी, ठीक। चलिए, सबसे पहली बात ये होती है कि यहाँ हमें जो चुंबकीय ध्रुव है वो क्षण चुंबक के हिसाब से परिभाषित करना है, तो उसे पहले परिभाषित कर लेते हैं। फिर उस चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख के उस पर बल का आघूर्ण और उसकी स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा बना देते हैं, ठीक। चलिए देखिए कैसे। क्षण चुंबक मान लीजिए ऐसे मानी जाए, ये मान लिया जाए इसका नॉर्थ पोल और ये मान लिया जाए इसका साउथ पोल। तो इसके केंद्र से आधी आधी दूरी को 2 भागों में L और L से परिभाषित कर दिया जाए, ठीक। तो देखिए, नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं और बाहर के लिए साउथ पोल में जाती हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। तो अगर हम स्थिर वैद्युतिकी यानी आवेशों के नियम, कूलाम के नियम से इसकी तुलना करें तो ये हो जाती है पॉजिटिव चार्ज की तरह। इसे कहते हैं पॉजिटिव पोल, यानी पॉजिटिव तीव्रता का, पॉजिटिव धनात्मक शक्ति का पोल, धनात्मक आवेश की तरह। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इसमें जाती हैं रेखाएं साउथ में, इसे कहते थे -m। यानी जो Q है वो प्लस का जो चार्ज है Q, उसको क्या बना दिया गया, प्लस का M मान लिया गया। और जो माइनस का आवेश होता है उसको क्या मान लिया गया, माइनस का M मान लिया गया, ऐसे। अब इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित कर दिया गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये बना दिया गया M2mL। और क्या परिभाषित किया गया इसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2 आवेशों का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण P
2QL से परिभाषित किया गया था, बिल्कुल उसी तरह। और दिशा भी उसी तरह मानी गई। इसकी जो दिशा है वो कहाँ मानी गई? साउथ से नॉर्थ की तरफ मानी गई, यानी जो M की जो दिशा है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मानी गई। ठीक, तो दिशा किधर मानी गई? मान लीजिए इसको मैं M सदिश राशि के पदों में लिखूं तो कैसी हो जाएगी इसकी दिशा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो दिशा कहाँ हो गई इसकी? दिशा हो गई साउथ से नॉर्थ। ये भी देखो दिशा भी लिख दी मैंने यहाँ पे। ये हो गई M की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ। जिस तरह विद्युत द्विध्रुव में दिशा माइनस वाले से प्लस वाले की तरफ होती है P की दिशा, वैसे इसकी भी होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। बिल्कुल उसी तरीके से माना गया। अब अगर मैं इस चीज़ को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखूं जिसका मान नियत हो, कांस्टेंट हो, तो इस पर बिल्कुल उसी तरीके से एक आघूर्ण लगेगा। देखिए कैसे, एक बल का आघूर्ण लगेगा, ये कहते हैं ना बल आघूर्ण लगेगा। तो कैसे लगेगा देखो ज़रा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B और ये रख दिया मैंने +M और ये रख दिया मैंने -M। ऐसे देखो, ये चुंबक रख दी मैंने। चुंबक का ये वाला जो पोल है ये कौन सा है? ये है नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल है। अब इस पे जो आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण, उसका सूत्र कितना होता है? सीधा सूत्र लगा दो। यहाँ सूत्र को सिद्ध करने वाली कोई बात नहीं है। बल आघूर्ण टाउ ये होता है mb sin थीटा। ठीक, क्योंकि अगर आप इस पे लगाते हैं तो इस पे कितना होता है? इस पे होता है pe sin थीटा। यानी अगर विद्युत द्विध्रुव पे लगाते हैं सूत्र को तो कितना होता है? pe sin थीटा। ये हो गया mb sin थीटा, क्योंकि p की जगह पे m हो गया और विद्युत क्षेत्र की जगह पे b हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा हो गया दोनों के बीच का कोण। ठीक, तो ये बन गया बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण। इसे कह देते हैं बल युग्म का आघूर्ण, यानी इसे ये भी कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं बल युग्म का आघूर्ण, ऐसा भी बोल देते हैं। देखो इसको, तो सूत्र बन गया सिंपली। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसकी स्थितिज ऊर्जा परिभाषित हो जाती है। कितनी बनेगी स्थितिज ऊर्जा? बिल्कुल उसी सूत्र से बन जाती है। ये क्या होती है? तो U से दिखाते हैं इसको, -mb cos थीटा। ये बन गई स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल सरल, वही चीज़ है जो विद्युत द्विध्रुव में थी। इसके बाद इसकी साम्य अवस्था यानी स्थैतिक साम्य अवस्था परिभाषित हो जाती है। क्या? जिस पे U जो है वो मिनिमम होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा कम से कम होगी, वो होगी -mb और cos 0, क्योंकि इसका मान क्या होता है? 1। तो ये बन जाएगी U मिनिमम, ये हो जाएगी -mb। ये कब बनी? ये क्या स्थिति है? ये है साम्य अवस्था, स्थैतिक साम्य अवस्था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, चलिए इसे लिख देते हैं सिर्फ साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। ठीक, अब साम्य अवस्था यानी एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कहें या साम्य अवस्था कहें, जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम से कम होती है। और यहाँ पे थीटा का मान कितना आया? 0 आया। इसका मतलब होता है कि जो B है चुंबकीय क्षेत्र, वही दिशा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भी, दोनों समांतर हैं। ठीक, और जहाँ साम्य अवस्था नहीं है, स्थिर साम्य अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, जिसे कहते हैं स्थिर साम्य अवस्था, यानी अगर इस जगह से हिला दें थोड़ा सा इसको तो ये सरल आवर्त गति करने लगता है। ठीक है, इसी स्थिति के दोनों तरफ, तो इसे कहते हैं
साम्यावस्था। जहाँ साम्यावस्था नहीं है, अस्थिर, ये तो स्थिर हो गई साम्यावस्था। अगर कहें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अस्थिर साम्यावस्था, तो क्या करते हैं उसको, अस्थिर साम्यावस्था। उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए कहता है ये मैक्सिमम होगी जहाँ पर यू मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम, स्थितिज ऊर्जा। ये मैक्सिमम कब हो सकती है, जब इस कॉस थीटा का मान -1 हो, 180 हो थीटा, तो यानी हो जाएगी mb और थीटा हो जाएगा 180। इसमें जो b है उसकी विपरीत दिशा में होगा m, ऐसा। यह अस्थिर साम्यावस्था। और ये क्या है, यह स्थिर साम्यावस्था। तो अस्थिर और स्थिर साम्यावस्था की शर्तों को याद करना है, दोनों को याद कर देना है। चुंबकीय द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव में जब स्थितिज ऊर्जा कम से कम होती है तो वो होती है स्थिर साम्यावस्था, और जब अधिकतम होती है वो होती है अस्थिर साम्यावस्था। वैसे इस अवस्था के, साम्यावस्था या इस अवस्था के अलावा जितनी भी अवस्थाएं हैं सब अस्थिर हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अधिकाधिक स्थिर साम्यावस्था। क्योंकि अधिक से अधिक हमने इसमें स्थितिज ऊर्जा बना ली है, तो इसका नाम होता है मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी ये हो जाती है, कौन सी साम्यावस्था है, अधिकाधिक साम्यावस्था, अस्थिर, अधिकाधिक अस्थिर साम्यावस्था, जिस पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है। ये कब होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र और m उल्टे हों। अब देखिए m की दिशा में यहाँ दिखाता हूँ, माइनस के पोल से, साउथ पोल से इस तरफ, तो देखिए ये m की दिशा है। ये जो दिशा है ये किसकी दिशा है, ये m की दिशा है। तो आप समझ में आ गया, ये m की दिशा हो गई, देखो इस तरफ को, और ये b है अपनी दिशा में, ये b की दिशा है। तो m की दिशा और b की दिशा के बीच में जो कोण है वो थीटा है, वही कोण यहाँ पर आघूर्ण में लगा है। अगर सदिश राशि के पदों में इस आघूर्ण को परिभाषित करना चाहते हैं तो कितना होता है, यह आप जानते हैं। सदिश राशि के पदों में ये सदिश गुणनफल होता है कुछ इस तरीके से, m क्रॉस b, देखिए ये होता है। और बात करें इसकी दिशा की, तो वो ही दाएं हाथ की हथेली अंगूष्ठ नियम से m से b की तरफ, m से b की तरफ, देखिए अंगूठा रखेंगे केंद्र पे और m से b की तरफ कोण चलाएंगे, यानी जो कोण है ये m से b की तरफ चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह कोण घुमाने पर अंदर की तरफ अंगूठा पहुंच रहा है, तो यानी इस पर जो आघूर्ण है वो बोर्ड में, इस ब्लैक बोर्ड में अंदर की तरफ है, क्योंकि ये यूँ घूमेगा। जब हम छोड़ देंगे, इसको फ्री कर देंगे, तो ये चुंबक यूँ घूमेगा। तो इसका मतलब इस पर जो बल आघूर्ण है वो इस बोर्ड में अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब अधिकतम बल आघूर्ण कब लग सकता है, अधिकतम बल आघूर्ण कब लग सकता है, देखिए अधिकतम बल आघूर्ण तब लग सकता है जब इस थीटा का मान 90 डिग्री हो। यानी अधिकतम बल आघूर्ण की जो शर्त है वो क्या है, मान लीजिए हम इस तरीके से एक चुंबक को रखें, ये रखें साउथ पोल, ये रखें नॉर्थ पोल, ऐसे, और आगे की तरफ बना दें चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे तो हम देख रहे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ ये दिशा हो जाएगी m की दिशा, ये m बन जाएगा। देखो तो m और b के बीच में जरा देखिए कितना कोण है, ये है 90 डिग्री का कोण। तो अगर हम किसी चुंबक को चुंबक के क्षेत्र के लंबवत रख दें तो उस पर अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा और वो घूम के चुंबक के क्षेत्र की दिशा की तरफ बढ़ जाएगा। जब वो घूम के वहाँ पहुँचेगा तो उसमें ऊर्जाएं आ जाएंगी, एक गतिज ऊर्जा उसमें बन जाएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, जिससे वो घूमने लगेगा, उस स्थिति के दोनों तरफ घूमने लगेगा। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में जो बल है वो शून्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर इस पर कोई बल लगेगा, ठीक, तो इस पर बल लगेगा आगे की तरफ। ये बल कितना होता है हम जानते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बल होता है आवेश पर वो होता है क्यू ई। ये कैसा बल है? ये विद्युत बल है, ये विद्युत बल है। अगर मैं इसे F को बना दूं चुंबक पे तो ये बन जाएगा MB। ये कैसा है? ये चुंबकीय बल है। बिल्कुल आवेश की जगह पे क्या रख दिया? पोल रख दिया। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की जो पोल की शक्ति है, पोल की तीव्रता है, वो रख दी और चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। बिल्कुल उसी सूत्र में लगा दिया, क्योंकि उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ये सूत्र बनते हैं उसी के हिसाब से। तो इस पर लगने वाला जो बल है देखो वो आगे हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? MB। और इस पर लगने वाला बल पीछे की तरफ हो जाएगा MB, क्योंकि ये कैसा है? ये नेगेटिव है, ऋणात्मक, ऐसे पीछे लग जाएगा। ठीक, तो कुल बल जो हो रहा है, कुल बल वो कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। लेकिन बल युग्म का आघूर्ण जो है वो बन रहा है। अब ये बल युग्म का आघूर्ण कैसे बनता है? यहाँ से अगर बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। कैसे? जो बल है और लंबवत दूरी है, जहाँ पे घूमता है वहाँ से बल की जो लंबवत दूरी है उसके अनुसार। अब देखो ये भुजा जो है, मान लीजिए ये भुजा, ये कितनी मान लेते हैं इस भुजा को? इसे मान लेते हैं L, ऐसे, और ये थीटा। तो लंबवत भुजा ये बनेगी। देखो ये भुजा कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी L साइन थीटा, क्योंकि बल आगे है और बल की लंबवत भुजा ये L साइन थीटा बन जाएगी। तो बल गुणा लंबवत दूरी कितना बन जाएगा? आघूर्ण। बल गुणा लंबवत दूरी से, यहाँ लिख के बता देता हूँ, आघूर्ण बन जाएगा MBL साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये हो गया बल, ये हो गया बल, और ये होगी लंबवत दूरी घुमाने के लिए। ऐसे ही दूसरी तरफ बन जाएगा ये वाली चीज़, क्योंकि ये पूरी L बनेगी, ये थीटा है, देखो ये बन जाएगी भुजा L साइन थीटा। ये L साइन थीटा बन जाएगी ये वाली भुजा। ठीक, तो यानी इसको 2 गुना कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। क्या बन जाएगा? बल युग्म का आघूर्ण। किससे बना दिया? बल गुणा बल आघूर्ण की भुजा। ठीक, यानी बल गुणा लंबवत दूरी, बल के लंबवत दूरी। ठीक, किस सूत्र के अनुसार कर दिया इसको हमने? इसको हमने कर दिया F, बल आघूर्ण जो है हमने बना दिया RF, बस। और अगर सदिश में लिखें तो बल आघूर्ण क्या होता है? R क्रॉस F, ये होता है। क्योंकि ये चीज़ हम बना चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने बना लिया इन चीज़ों को। ये हम बना चुके हैं अपने पुराने चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा इनको वहाँ जोड़ रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि भाई मेमोरी में, हमारी यादों में बन जाए ये चीज़, हमें याद रहे कि चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं। खैर बन गया, ऊर्जाएँ बन गई। अब एक छोटा सा उदाहरण, एक आंकिक उदाहरण जो है इस पर करते हैं, बुक में है। उसके बाद ये हम समझ गए इसमें क्या हो रहा है ना? चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए आया, इन्होंने सूत्र बनाया, ये सब बनाया। कहता है सरल आवर्त गति करता है। अगर ये चुंबक, इस चुंबक को थोड़ा सा हिला दें अपनी साम्य अवस्था से, तो ये सरल आवर्त गति करता है। और सरल आवर्त गति करता है तो इसका जो आवर्त काल है वो कितना होगा? ठीक, यदि चुंबक को साम्य अवस्था से थोड़ा सा विक्षेपित करके छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा?
चुंबकीय क्षेत्र साम्य अवस्था के साथ से थोड़ा सा हिला के छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, एक सरल आवर्त गति करने लगेगा। अब उसके लिए क्या करें, आसान सा तरीका क्या है, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो कुल ऊर्जा है, मान लीजिए चला के छोड़ दिया जाए तो कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, कुल ऊर्जा नियत रहती है। एनसीईआरटी में क्या कर दिया कि आघूर्ण लगा दिया, आघूर्ण से जोड़ दिया इसको सरल आवर्त गति के समीकरण के साथ। हम अगर ऊर्जाओं से करना चाहें तो ऊर्जाओं से भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है। और इसकी स्थितिज ऊर्जा, कितनी स्थितिज ऊर्जा है, देखो ये रही स्थितिज ऊर्जा, -mb cos थीटा। कहता है ये तीन सबका अगर जोड़ दूं तो ये नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या कहते हैं इसको, ये नियत होता है, यानी कुल ऊर्जा वही बनी रहती है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये यहाँ पर सरल आवर्त गति करता रहता है। तो अगर ऊर्जाओं के हिसाब से देखें तो सूत्र जो है कुल ऊर्जा का है। अब इसे समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन करें समय के सापेक्ष। अब देखिए क्या बनता है उससे, 1/2 आई 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी माइनस एम बी माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और जो नियत है उसका कितना हो जाएगा, अवकलन 0। नियत मान ले कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कट रही हैं। देखो हमें पता है कि जो ओमेगा है कोणीय चाल, वो है डी थीटा बाई डी टी, ये हम जानते हैं कोणीय चाल डी थीटा बाई डी टी, यानी कोण के परिवर्तन की दर, है ना। अब जो कट रहा है उसे हटा देता हूँ। देखो देखो ये रहा एक ओमेगा ये रहा, और ये रहा डी थीटा बाई डी टी। इन दोनों को कॉमन लेके 0 में पहुंचा देता हूं तो ये दोनों खत्म हो गए। इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक। अब बचा मेरे पास क्या, आई डी ओमेगा बाई डी टी, और इसे उधर कर लेता हूं। ये बचा मेरे पास माइनस एम बी साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हुए और उधर चले गए 0 की तरफ, तो ये माइनस में आ गए। अब छोटे कोण पर, बहुत छोटे कोण पर थीटा छोटा है तब ऐसे। अब मैं साइन थीटा को थीटा लिख देता हूँ। छोटे कोण के लिए गणित में ये सुविधा है कि साइन थीटा हो या टेन थीटा हो, उसको थीटा लिखा जा सकता है, तो इसे मैं थीटा लिख देता हूँ। तो आई डी ओमेगा बाई डी टी ये बन गया माइनस एम बी थीटा, ठीक। अब ये जो है डी ओमेगा बाई डी टी, ये है कोणीय त्वरण। सरल आवर्त गति में ये कोणीय त्वरण होता है, ठीक। अब ये होता कितना है, ये होता है आई माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऐसे ले लें इसको, माइनस एम बी थीटा। ये सूत्र होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कोणीय त्वरण की बात अगर करें तो यहाँ से ये थीटा भी कट जाता है, ये माइनस भी कट जाता है, देखिए ऐसे, ठीक। तो ओमेगा स्क्वायर का मान निकल के आता है, ये आता है एम बी बटे आई, ये ओमेगा स्क्वायर का मान निकल के आता है। यानी जो कोणीय चाल है, जो कोणीय चाल है, ये उस चीज़ के अनुसार ये जुड़ा हुआ है, ये निकल के आता है। कोणीय आवर्ती भी कह देते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ से इसमें एक चीज़ हमें परेशान कर रही है कि ये आई क्या है। ये जो आई है, तो फार्मूले से आप देख रहे होंगे, इस आई को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, ये आपको याद आया होगा 11वीं कक्षा में, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जो छड़ चुंबक है, ये उसका जड़त्व आघूर्ण है। तो बड़ी आसानी से आपने निकाल लिया ओमेगा। अब ओमेगा को आगे बढ़ा देते हैं,
यानी जो कोणीय आवृत्ति है वो आपने निकाल ली। ये आ गई ओमेगा, ये आ गया mb/I। और भली बात ही परिभाषित हो चुकी हैं सारी बातें। जो m है ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें ये रखा है, ये चुंबक का जड़त्व आघूर्ण है। अब इसे लिख सकते हैं हम 2π/T, यानी एक चक्कर में कितना कोण घूमता है मान लीजिए 2π, और कितना समय लेता है एक चक्कर पूरा करने में, एक आवर्त काल में कितना कोण घूमता है मान लीजिए 2π, और कितना समय लेता है, सरल आवर्त गति के अनुसार बात कर रहा हूँ, वृत्तीय गति के अनुसार नहीं। वृत्तीय गति पे ही सरल आवर्त गति को रख लिया जाता है, वहीं से ये बातें तुलना करके निकाली जाती हैं। लेकिन सामान्यतया जो कुल कोण है वो कितना 2π, और आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगा समय या एक आवर्तकाल जिसे कहते हैं वो हो गया ओमेगा 2π/T। अब यहाँ से ये हो गया mb/I। तो आवर्तकाल का समय आ गया या दोलन काल का समय आ गया 2π, ये हो गया I/mb, ऐसे। तो ये जो है, यहाँ से अगर आपके पास दोलन काल की जानकारी है, मान लीजिए आपके पास दोलन काल की जानकारी है, आपने एक चुंबक को हिला के देखा और उसका दोलन काल आपने निकाल लिया, तो इससे आप चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बता सकते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, देखो फिर से निकालें, BI⍵²/m। तो B का मान आएगा I⍵²/m, यह आएगा। ठीक, अब ω² जो है आप जान रहे हैं कि ω² की वैल्यू कितनी है, इस सूत्र से निकाल लें अगर सीधा सीधा, समय के या टाइम पीरियड के पदों में आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, अब t में अगर मैं इसे लिख दूँ, ω² को t में लिख दूँ तो क्या लिखूँगा, देखो ये लिख दूँगा 2π/T। तो b का मान आ गया I4π²m⁡T², ये b का मान आ गया। देखो, यानी अगर मुझे दोलन काल मालूम हो जाए किसी चुंबक का, जो चुंबक के क्षेत्र में अपनी साम्य अवस्था से हिलाने पर कितना समय ले रही है एक दोलन पूरा करने में, तो क्या निकाल सकता हूँ मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है इस सूत्र के अनुसार। तो ये था एक उदाहरण ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें सरल आवर्त गति करवाई गई है। वैसे एनसीईआरटी में ये उदाहरण नहीं है, बल्कि आगे एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण संख्या 5.1। हम उसको हल करते हैं अभी। उदाहरण नंबर 5.1 में शायद ये सूत्र लगा के हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण संख्या 5.1, यानी पहला ही उदाहरण है इस चैप्टर का। उदाहरण 5.1, चित्र 5.4b में, अब पहले तो देखते हैं ये चित्र कौन सा है। 5.4a 5.4b, ठीक है, ओके। चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण यानी I का मान है, जो I का मान है वो बताया हुआ है 6.7 गुणा 10⁻⁻²। I का मान नहीं, M का मान है ना, वो आघूर्ण में कन्फ्यूजन है, द्विध्रुव आघूर्ण है ना, M का मान है। ये है एम्पियर मीटर स्क्वायर,
ये इसका मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा NIA होती है ये चीज़। और जड़त्व आघूर्ण कितना है, I जो है वो है 7.5 गुना 10⁻⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये ठीक। क्योंकि ये होता है, आपने देखा होगा इसका सूत्र होता है mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। हालांकि 11वीं में ये घूर्णन गति के अंदर की चीज़ है और घूर्णन गति कोई पढ़ता नहीं है घूर्णन गति कोई नहीं पढ़ता, तब छोड़ छाड़ देते हैं, 1-2 डेरिवेशन है उसे बना लेते हैं बस, उसके बाद निकल लेते हैं वहाँ से। 11वीं अगर नहीं पढ़ी, ठीक ठीक नहीं पढ़ी मतलब, तो 12वीं रुलाती बहुत है यार। 12वीं में बहुत रोते हैं लोग और बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत घबराते हैं। 11वीं को कम से कम ठीक ठीक पढ़ें, परिभाषाएं, डेरिवेशन, कुछ आंकिक सवाल बना लें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और 12वीं के लिए भी। चलिए, ये 6.70 सेकंड में 10 दोलन करती है, यानी जो आवर्त काल है या दोलन काल है वो हो गया 6.70/10, क्योंकि ये जो दिया है ये 10 दोलन कालों का समय है, 10 दोलन काल हैं, तो ये बन जाएगा इसका दोलन काल, ये बन गया सेकंड में। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, तो अभी सूत्र बनाया। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, सूत्र अभी बनाया था हमने, ये बनाया था 4π² I/mt², ये हमने सूत्र बनाया था, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से भी मान रख देंगे इसमें और उत्तर आ जाएगा। तो कितना उत्तर आ रहा है हल करने पे, हमें सिर्फ उदाहरण में मान कैसे रखना है या इतना देखना काफ़ी है हमारे लिए, और मान रखेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आप मिला लो अपनी रफ कॉपी में, है ना। तो कितना आ जाएगा 0.01 टेस्ला, तो आ जाएगा 0.01 टेस्ला, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण भी है यहाँ पे। उदाहरण 5.2, उदाहरण 5.2, एक छोटे छड़ चुंबक को जब 800 गॉस के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह रखा जाता है कि उसकी अक्ष क्षेत्र से 30 अंश के कोण बनाए, तो यह 0.16 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण अनुभव करता है, ठीक। बहुत सरल सा सवाल है, बल आघूर्ण पर सवाल है। सबसे पहले क्या परिभाषित करते हैं, बी कितना है 800 गॉस, इसे बदलना पड़ेगा टेस्ला में, ये हम जानते हैं, यह है 10⁻⁻4 टेस्ला। जो आघूर्ण लगता है वो है, टाउ बोलते हैं आघूर्ण को, 0.016 न्यूटन मीटर का, और जिस कोण पर रखा है वो कोण है 30 अंश का, ठीक। चुंबक का बल आघूर्ण अनुभव करता है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण होता है m, जो हमें बताना है, ठीक। एक बात तो हो गई ये। सर्वाधिक स्थायी स्थिति में सर्वाधिक अस्थायी स्थिति तक इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये बात तो पहली हो गई, पार्ट ए हो गया। ये तो देखो आसानी से। बी में पूछ रहा है सर्वाधिक स्थायी से सर्वाधिक अस्थायी, यानी जो कार्य है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, तो स्थितिज ऊर्जा पहली जो है वो कितनी है, -mv
कॉस 0। ये क्या है? ये है सर्वाधिक स्थायी, और घुमाना कहाँ पे है? फाइनल में ले जाना है माइनस एम बी कॉस 180। ठीक, ये है सर्वाधिक अस्थाई। जो कार्य है वो कितना होगा? कार्य होता है डेल्टा यू, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, ये तो यार बेसिक जानकारी है। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किया गया कार्य। ओके, डन, पक्की बात है। चलो कर लो हल। अब इसमें से इसे घटा दो। ठीक, अब देखो ये होता कितना है? ये हो जाएगा एम बी, क्योंकि कॉस 180 मान कितना होता है भाई? -1 होता है, और माइनस, और पहला माइनस एम बी, क्योंकि पहली जो स्थिति ऊर्जा है वो माइनस में है। तो डेल्टा यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। गलती ना हो जाए, इसे काट भी देते हैं बच्चे, बोला ये बाद में भी एम बी इधर थी, पहले भी एम बी, ये 0 हो गया। नहीं भाई नहीं, ध्यान रखना, बाद में कितनी है? प्लस एम बी, माइनस पहले कितनी है? माइनस एम बी। तो उत्तर 2 एम बी है प्यारे। ये आ गया 2 एम बी। किस में आ गई? जूल में आ गई। अब यहाँ उत्तर तो ठीक है, लेकिन एम नहीं पता। एम कहाँ से निकलेगा? एम यहाँ से निकलेगा जब यहाँ लगेगा। बी तो पता है, बी तो मालूम है। ठीक, चलिए अब यहाँ से एम निकाल लें तो देखो क्या होता है? टॉ, टॉ होता है एम बी साइन थीटा, ये टॉ होता है। अब टॉ का मान कितना है? 0.016। एम का पता नहीं। बी कितना है? 800 गुना 10 की घात -4 गुना साइन 30। साइन 30 है ना, साइन 30 का मान लिख देता हूँ मैं। नहीं यार, पहले साइन 30 लिखता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको दिखे यार सूत्र लगा कहाँ पे है ना। ये साइन 30 हो गया। इसे हल करके m का मान जो आया वो लिख देता हूँ मैं। m का मान आया 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी जो m का मान है देखो ये आ गया, यहाँ लगेगा इसमें। ठीक, लगा देते हैं। कार्य चला रहे हैं तो कार्य 2m का मान 0.40, b का मान 800 गुना 10 की घात -4। देखो ये बन गया, ये हो गया कार्य। अब ये कितना आ रहा है इसको भी निकाल देते हैं। 0.064 जूल, 0.064 जूल, ये हो गया कार्य। ये आ गया एक और उत्तर। ठीक, सर्वाधिक अस्थाई से सर्वाधिक अस्थाई तक ले जाने में किया गया कार्य। अभी ख़त्म नहीं हुआ है सवाल, और बहुत बढ़िया बात है इसमें। अब कह रहा है सी में क्षण चुंबक को यदि एक परिनालिका से प्रतिस्थापित कर दें जिसमें 1000 फेरे हों, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो, तो जिसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही हो जितना क्षण चुंबक का है, तो परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। बड़ा ही बढ़िया सवाल है। ठीक, चलिए अब इसे भी कर लेते हैं। कोई देखो इधर कर लेते हैं। बस हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m वो होता है NIA। कितने फेरे हैं परिनालिका में? देखो बता रहा है, ये कह रहा जी 1000 फेरे हैं। 1000 फेरे हो गए भाई। कितनी धारा है पता नहीं। परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताया गया 2 गुना 10 की घात -4, ये बता दिया क्षेत्रफल। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही है परिनालिका का जितना कि इस क्षण चुंबक का है। ये है 0.40। लो भाई, आई का मान आ गया। कितनी धारा आ गई इसमें? 2 एम्पियर आ गई जी। 2 एम्पियर की धारा परिवाहित कर दी परिनालिका में, यानी परिनालिका की बात हो रही है भाई। परिनालिका का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, यह है सूत्र।
तो तीनों हिस्से इसके हमने हल कर दिए। चलिए समय देखते हैं अपनी क्लास का। 40 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है। अब हम चलेंगे अगली क्लास में और बात करेंगे अगले उदाहरण पर। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व और द्रव्य का ये चैप्टर है। ये चैप्टर ज़्यादा थ्योरेटिकल है और हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो है थ्योरी की बातें ज़्यादा हैं, इसमें विचार करना पड़ेगा हमें। बोर भी कर देता है यार ये, क्योंकि थ्योरी बहुत है इसमें, ठीक। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट भी आ जाता है, हमें लगता है चुंबक के बारे में समझ रहे हैं यार, तो मज़ा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं। अब यार कोई कुछ भी करे, हमें अपना कोर्स तो पूरा करना ही है ना, पढ़ना है। देखो परीक्षाओं के लिए हमें पढ़ना है। तो खैर मिलते हैं अगली क्लास में, अगला उदाहरण लेंगे, उदाहरण 5.3, ठीक।